बंगाल में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पैर कैसे जमे, उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि अंग्रेज जहांगीर के समय से ही व्यापार का फरमान या आदेश, राष्ट्रीय आदेश पास करना चाहते थे, पास करवाना चाहते थे और पाना चाहते थे। तो जेम्स प्रथम के समय से ही ये प्रक्रिया चालू हुई। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर बंगाल में किस प्रकार से जमे। आप जानते हैं कि 1611 में मसूलीपट्टनम में जो है उसने अस्थाई कोठी खोली। उसके बाद 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में कोठी खोली उड़ीसा की। उसके बाद 1639 ईस्वी में इन्होंने मद्रास को पट्टे पे लेके वहाँ पे कोठी खोली और उसके कुछ उपरांत वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज के लिए कोठी की स्थापना की। अब बंगाल में क्या होता है कि 1651 में दो घटनाएं होती हैं। 1651 में एक डॉक्टर बॉटम थे। कहा जाता है कि अंग्रेज डॉक्टर बॉटम जो था बंगाल राजशाही खानदान की किसी महिला का इलाज कर दिया था, जिससे राजशाही खानदान के लोग खुश हो गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपया प्रति वर्ष देने पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार की अनुमति दे दी। और दूसरी घटना क्या होती है, एक शाहजहां था। शाहजहां का पुत्र शाह शुजा था। इसने क्या कहा कि हुगली में एक कोठी की आज्ञा दे दी। आप देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आपका इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। उसके बाद होता क्या है कि 1686 में हुगली को अंग्रेजों ने लूट लिया। तो होता क्या है, जब बात ये मुगल बादशाह औरंगजेब तक गई, क्योंकि उस समय औरंगजेब का शासनकाल था, तो औरंगजेब तक गई तो औरंगजेब क्या करता है, इनसे जो है संघर्ष करता है, सेना भेज देता है और मुगल सेना से अंग्रेज हार जाता है। और औरंगजेब कहता है कि इनको सूरत, मसूलीपट्टनम की कोठी से हटा देता है, व्यापार के लिए एकदम खाली करवा देता, खदेड़ देता है। तो उसके बाद ये शहंशाह औरंगजेब से काफ़ी अनुनय भी नहीं करते हैं, कहते हैं आइंदा गलती नहीं होगी, हम लोग लूटपाट नहीं करेंगे और जैसा ही आदेश होगा वैसे व्यवहार करेंगे। तो कहा जाता माफ़ी मांगे और उसके बाद 1.5 लाख रुपया जुर्माना दे, तो फिर उनको जो है व्यापार की अनुमति मिलती है। उसके बाद फिर होता है 1691 ईस्वी में इन्हें 3000 रुपया प्रतिवर्ष की दर से व्यापार करने की अनुमति दी। उसके बाद 1698 में एक जो है औरंगजेब का पोता था, जो है उसने, औरंगजेब का जो पोता था उसने इन्हें आज्ञा दी कि 1200 रुपया प्रतिवर्ष की दर से
इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। और कालिकाता, सूता नदी, गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। 1200 रुपये में जो है कालिकाता, गोविंदपुर, सूता नदी की जमींदारी दे दी। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते थे, इसी का फायदा उठा के इसके अलावा और पे भी अपना हक जताना चाहते थे, और जगह व्यापार करना चाहते थे। और जो कि वहाँ के जो नवाब थे बंगाल के, वो उनको असहनीय था। आगे चलते हैं। इसके बाद बहुत से फरमान इनको मिले। सबसे महत्वपूर्ण फरमान क्या होता है, आप जानते हैं कि 1715 में एक जान सरमन आए थे। हमने बताया है एक दूसरे वीडियो में, एक जान सरमन आए थे। जान सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल आया था और फर्रुखसियर से जो है फरमान प्राप्त करने के लिए। कहा जाता है फर्रुखसियर को एक प्राणघातक फोड़ा हुआ था, और प्राणघातक फोड़े से निजात जो कमेटी आई थी, उस कमेटी में एक जो है शल्य चिकित्सक था हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को प्राणघातक फोड़े से निजात दिला दिया। होता क्या है, फर्रुखसियर एकदम खुश हो जाता, कहता योग मस्त। अब उसने क्या किया, 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आदेश दे दिया, फरमान दे दिया। तो उस फरमान से इनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। होम्स ने उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। फरमान में क्या था, फरमान में था कई स्टेप था। जैसे फरमान में एक है कि भैया 3000 प्रतिवर्ष, 3000 रुपया प्रतिवर्ष दीजिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कीजिए। दीवानी नहीं, टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति प्राप्त कीजिए। 3000 रुपया प्रतिवर्ष दीजिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स फ्री व्यापार प्राप्त कीजिए। और दूसरा दिया था इसने कि 10,000 रुपया प्रतिवर्ष दीजिए, सूरत में टैक्स फ्री व्यापार कीजिए। और कहा था कि कलकत्ता के आसपास 38 गांव आप खरीद सकते हैं, वो भी वहां के दीवान की अनुमति लेकर खरीद सकते हैं। बाद में ये जो है बहुत बड़ा कांड साबित हुआ, आगे बताएंगे आपको। और उसके बाद इसने कहा कि जो बम्बई का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टकसाल है, वहां से जो सिक्के ढाले जाएंगे, फर्रुखसियर ने कहा कि वहां के ढाले हुए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में मान होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कालांतर में जो है, जो वो थे, क्या थे, बंगाल के नवाब, वो लोग इससे काफी क्षुब्ध थे। और एक शोभा सिंह थे, वो भी विद्रोह कर दिए। आगे चलते हैं इसका। जैसे तो बंगाल के कुछ नवाबों के बारे में आप जान लीजिए। जैसे बंगाल के नवाब एक थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो थे, पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी। ढाका से ये बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की, ढाका से मुर्शिदाबाद की। उसके बाद आते हैं सुजाउद्दीन। उसके बाद सरफराज, थोड़े समय के लिए आते हैं सरफराज। उसके बाद आते हैं जो बहुत महान माने गए हैं, अली
वर्दी खां। ठीक, देखिए बंगाल के जो 3 नवाब थे, प्रारंभ में नवाब नहीं थे, ये लोग बंगाल को काफी आगे बढ़ाए। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां बहुत ज्यादा आगे बढ़ाए। अब कहा जाता है अलीवर्दी खां का के समय मराठों का बहुत ज्यादा आतंक था। चौथ वसूलने के चक्कर में मराठे बंगाल तक आक्रमण करते थे। अलीवर्दी खां का काफी समय मराठों से संघर्ष में व्यतीत हुआ। अंत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से चौथ के एवज में इसने 12 लाख रुपया सलीना देना स्वीकार किया। नतमस्तक हो गया, लेकिन काफी संघर्ष किया। अलीवर्दी खां ने ही कहा था कि यूरोपियों की तुलना इसने मधुमक्खियों से की है। यूरोपियों की तुलना इसने मधुमक्खियों से की है। कहा है इसने सीख दी थी, इसका नाती था सिराजुद्दौला, आगे बताते हैं, इसने सीख दी थी कि देखिए उनको छेड़ना नहीं, वो मधुमक्खी के समान है, नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगे और छेड़ दोगे तो डंक मार के काट काट के मार डालेंगे, इसलिए छेड़ना नहीं। आगे इसके कहते हैं ये लड़के नहीं थे, 3 लड़कियां थी। 3 लड़कियां थी, जैसे बड़ी लड़की घसीटी बेगम, बीच की लड़की का पुत्र शौकत जंग, ये पूर्णिया का सूबेदार था। पूर्णिया का सूबेदार था। तीसरी लड़की, छोटी लड़की का जो पुत्र था उसका नाम था सिराजुद्दौला। ये भी 22-23 साल की उम्र में जो है उतना अनुभव था नहीं, लेकिन दरबार की गुटबादिता के कारण, काफी लंबा संघर्ष के कारण छोटी बेटी का लड़का सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब होता क्या है, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मन माफिक नवाब चुनना चाहती थी। क्योंकि जो ये फरमान मिला था, इसी पे बड़ी लंबी जो है चर्चा होती है, बात होता है कि भैया ये जो फर्रुखसियर या जो भी मुगल बादशाह इनको फरमान देता था, आदेश देता था कि जाओ व्यापार करो, तो कहा जाता है कि ये लोग कहते थे, नवाब लोग कहते थे कि जो आपको आदेश मिला है वो कंपनी को मिला है, कंपनी उस आदेश को फॉलो करके लाभ ले सकती है। लेकिन ये लोग कहते थे कंपनी के हम लोग भी हैं, अगर कंपनी के हम लोग भी हैं तो हम लोग भी फायदा लेंगे। और ये नवाब लोग कहते थे नहीं, ऐसा नहीं थी। इसी दोनों बात को लेके बड़ा लंबा संघर्ष हो जाता था। अब जबकि ये क्लियर नहीं था कि किसको दिया गया है, स्पष्ट ये था कि कंपनी को दिया गया दस्तक प्रथा या छूट प्रथा जो फर्रुखसियर ने या और नवाब बादशाहों ने दिया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नुमाइंदे थे वो अपने स्पेशली व्यापार के लिए उस दस्तक का प्रयोग करते थे, उस छूट का प्रयोग करते थे, और इससे जो है साधारण से साधारण जो है व्यापारी वर्ग या चुंगी या टैक्स से ये बच जाते थे। और ये बचते बचते, सब छूट बचते बचते अंत में नवाबों के राजकोष पे बड़ा दुष्परिणाम पड़ता था, बड़ा घाटा होता था। इसलिए नवाब लोग इनके जो है छूट से बेवजह परेशान हो जाते थे। आगे चलते हैं। इसीलिए अंग्रेज लोग क्या करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग सिराजुद्दौला
का विरोध किए, ये मनमाफी काम नहीं करता था। तो सिराजुद्दौला के विरोधी देख रहे हैं, ये हुआ विरोधी, ये हुआ। कलकत्ता का बहुत बड़ा रईस था एक जगत सेठ, जगत सेठ, एक राय दुर्लभ, समझ रहे हैं। और भी कई लोग थे, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देख रहे हैं कितने लोग इसके विरोधी थे सिराजुद्दौला के। तो इस के नाते एक और है, इसका जो दामाद था उसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर ये भी इसका विरोधी था, सेनापति था, इसी नाते तो प्लासी की लड़ाई में मारा गया। अच्छा, इसके बाद मीर जाफर होता है, मीर जाफर। मीर जाफर के बाद इसका दामाद होता है मीर कासिम, मीर कासिम। और उसके बाद देख रहे हैं सिराजुद्दौला को हटाने के लिए मीर जाफर से संधि की, मीर जाफर से को हटाने के लिए मीर कासिम से संधि की। फिर मीर कासिम जब तेज तर्रार साबित हुआ तो इसको हटाने के लिए पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया, मीर जाफर को नवाब बनाया। अब मीर जाफर के बाद एक जो है दूसरा नवाब होता है नजमुद्दौला। नजमुद्दौला के बाद एक होता है सैफुद्दौला, सैफुद्दौला। सैफुद्दौला के बाद होता है मुबारकुद्दौला, मुबारकुद्दौला। ठीक, ये मुबारकुद्दौला को एक वारेन हेस्टिंग था, इसने जो है पेंशनर बना दिया मुबारकुद्दौला को। ठीक, और ये बताने का मतलब है प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई जो हुई थी उस समय का यह नवाब था। ठीक, उसके बाद मीर जाफर को राजगद्दी मिलती है, मीर जाफर को राजगद्दी मिलती है तो उसके बाद फिर मीर कासिम आता है। मीर कासिम कई युद्धों में जो है जब हार जाता है तो भाग जाता है, तो उसके बाद जब भाग जाता है अवध की तरफ, हमने बताया है कि अवध की तरफ जब भाग जाता है तो अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, उससे तिकड़ी जब मिलती है तो एक 1764 का जो है बक्सर का युद्ध होता है। तो जो बक्सर का युद्ध होता है भैया, होता क्या है, मीर कासिम जब भाग जाता है तो इसको फिर से नवाब बनाया जाता है। तो बक्सर के युद्ध के समय नवाब यही था। ठीक, अब बक्सर की लड़ाई में जब सब लोग हार जाते हैं तो होता क्या है, एक टीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, लॉर्ड क्लाइव आता है, लॉर्ड क्लाइव पुनः आता है। तो लॉर्ड क्लाइव 1765 से 1767 तक फिर आता है। लॉर्ड क्लाइव आता है, क्लाइव आता है 1765 से 1767 तक दोबारा आता है। तो यह ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करता है। तो इलाहाबाद की संधि के समय 1765 में जब होता है इलाहाबाद की संधि, तो वो नजमुद्दौला के साथ होती है। तो ये बड़ा पूछा जाता है, इसीलिए बता रहे हैं। तो इसी के समय जो है द्वैध शासन हो जाता है, द्वैध शासन जो है बंगाल में हो जाता है, द्वैध शासन हो जाता है। तो इलाहाबाद की संधि से 1765 में द्वैध शासन होता है। उस समय थे रॉबर्ट क्लाइव, और 1772 में ये समाप्त होता है। उस समय वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक, तो ये बता रहे हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि किस किस कारण से जो है 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। आप यही कारण देख लीजिए कि जब ये इनको छूट मिलती थी, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उस छूट का लाभ जितने भी बड़े बड़े नुमाइंदे होते थे कंपनी के, वो अपने पर्सनल व्यापार के लिए उस दस्तक का, उस छूट का प्रयोग करते थे। और ये जो है बंगाल के नवाब सहन नहीं करते थे, तो इसलिए उनके कोष के ऊपर भार पड़ता था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों में संघर्ष ऑटोमेटिक होती थी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।